नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 4 चरणों का मतदान होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आज एक बहुत अहम पड़ाव पर आ गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से, वाराणसी से अपना लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया। कल देर शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 किलोमीटर का एक लंबा उनका काफिला चला। उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद भी प्रधानमंत्री लगातार देश के अन्य हिस्सों में भी रोड शो कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काशी में रोड शो हुआ वो वास्तव में ऐतिहासिक था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी तीसरी बार पहुंचना अपने आप में एक अलग ही संदेश देता है। कल का रोड शो अगर देखेंगे और उसके बाद काशी में जो उत्साह था, जो उमंग थी, काशी में जो ऊर्जा थी, अगर उसको आपने देखा होगा तो काशी का संदेश जो है वो देश देख रहा है। आज दो टूक में उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि काशी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब वो काशी से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे तो बहुत से सवाल भी उठे थे। बहुत से लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए, न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि आलोचना भी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। लेकिन उनका उत्तर प्रदेश जाना, काशी से चुनाव लड़ना न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मैसेज था। और वो मैसेज पूरे देश में ट्रांसलेट भी हुआ जब हमने देखा कि 3 दशक के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को पहली बार देश ने बहुमत के साथ सत्ता सौंपी। दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में फिर लोकसभा चुनाव काशी में गए और काशी में इस बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ गया। ये बताना मैं भूल गया कि जब वो पहली बार काशी पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने तब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। दिल्ली से पहुंचे थे लेकिन अरविंद केजरीवाल 3,70,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। दूसरी बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है अलग अलग लड़ी, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव की जीत का अंतर था वो बढ़ गया और इस बार प्रधानमंत्री 4,70,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते। अब जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो 163 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। बचे हुए 3 चरणों में 163 लोकसभा सीटों पर अभी वोट डाले जाएंगे और इनमें से 41 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है, यानी दिल्ली में आपको पहुंचना है, दिल्ली में सत्ता स्थापित करनी है तो आपको उत्तर प्रदेश से होकर पहुंचना पड़ेगा। और अब तो काशी एक ऐसा सेंटर हो गया कि काशी में अगर आप जाते हैं तो उसका संदेश बड़ा साफ होता है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बम बम बोल रही है काशी, लेकिन क्या बोल रही है काशी? का संदेश क्या है? काशी का संदेश क्या पढ़ रहा है देश? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो रोड शो था और उन्होंने काशी को लेकर क्या कुछ कहा, अपनी बात कैसे रखी, काशी से जो उनका जुड़ाव है, जो लगाव है, जो उन्होंने 2014 में कहा था और उन्होंने ये कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अब जब वो तीसरी बार वहां पहुंचे हैं तो क्या कहा और उनका रोड शो कैसा रहा, जरा उसको एक बार नजर डालिए। मैं जब आया था तब मैंने कहा था कि किसी ने मुझे भेजा नहीं, मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा यहाँ का जो नाता दिनों दिन बढ़ता गया, लोगों से बढ़ा, काशी विश्वनाथ जी से बढ़ा, मां गंगा से बढ़ा। तब तो मेरा भाव यही कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, शिव जी के मुझ पर आशीर्वाद है और यहाँ की जनता जनार्दन के अपार आशीर्वाद है, अपार प्रेम है। जहाँ तक काशी के विकास का सवाल है, अच्छा होता
देश आजाद होने के बाद देश के ऐसे जो प्रेरणा स्थान है, देश के जो ऊर्जा स्थान है, देश में एक पुरातन और नूतन के प्रवाह के साथ जोड़ते हैं, उसको प्राथमिकता दी जाती है। सुना था बनारस के बारे में, आज पहली बार आंखों से देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। मंदिर देख के तो बहुत खुशी हुई। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रहा है। मोदी जी देंगे और अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो पहले मंदिर कैसा था, अभी मंदिर कैसा है। इतना अच्छा कॉरिडोर और इतनी अच्छी व्यवस्था, यहाँ तक कि सभी के आने जाने के लिए और व्यवस्था से पूरा, और यहाँ का जो माहौल है एकदम बाबा के नाम से जगमगाया हुआ है। आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कि नामांकन कर चुके हैं कचहरी से, इस बार काशी की जनता उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगी और देश का प्रधानमंत्री चुनेगी। देखिए, काशी की जनता मोदी जी द्वारा अभी तक किए गए सभी कार्यों से बहुत संतुष्ट है। जनता के अंदर संतुष्टि का भाव है। इस बार सब लोग मिलकर के मोदी जी को देश में सबसे ज्यादा मतों से विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। मोदी जी तो जीत रहे हैं, एक तरफा है लड़ाई और वो जीत रहे हैं। ऐसा एक तरफा है, एक तरफा इतना कार्य किए हैं, अच्छा उनका मतलब व्यवहार भी है, सब कुछ अच्छा है। माहौल ठीक है, उनका नाम तो जो 400 पार है। आप भी काशी से हैं? जी, 400 का पार। यहाँ जो काम किए हैं काशी में वो नहीं बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, उनका काम बोल रहा है कि काम क्या किया हुआ है। तो बम बम बोल रही है काशी, और काशी का संदेश क्या पढ़ पा रहा है देश, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोड शो कर रहे हैं, काशी के साथ उनका कनेक्ट भी हमने देखा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है वो लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है, हमले कर रहा है। और ऐसा स्वाभाविक भी है, अगर चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इतने बड़े चुनाव हैं और जिसमें नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है, तो फिर विपक्ष के निशाने पर तो फिर प्रधानमंत्री रहेंगे ही। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो बार बार एक बात बोल रहे हैं और उन्होंने आज एक बार फिर से ये बात दोहराई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को। सही तो कुछ भी नहीं है उनके पास। उनका काम ये सत्य से दूर की बात रखना है, यानी झूठ बोलना, हर चीज झूठ। इसीलिए ऐसे लोगों के झांसे में आप मत आओ। अगर आए आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सत्ता अपने हाथ में वो लेना चाहते हैं और उसके अलावा डिक्टेटर बनना चाहते हैं। इस देश के हुकुमशाह बनना चाहते हैं। क्या आपको हुकुमशाही चाहिए? हुकुमशाही अगर नहीं चाहिए, संविधान के तरफ देखो, हाथ में संविधान पकड़ो और प्रमाण करो तुमको तो इस संविधान को छोड़ के हम नहीं जाने वाले हैं। लड़ेंगे, मरेंगे, संविधान की हिफाजत करेंगे। तो संविधान की हिफाजत और साथ साथ नरेंद्र मोदी तानाशाह, ये हमले लगातार जारी हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन काशी तो नरेंद्र मोदी पर जो प्यार बरसा रहा है वो तो हम देख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि काशी का संदेश क्या पढ़ पा रहा है देश, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो आज की डिबेट में मेहमान है, मेरे साथ फिलहाल स्टूडियो में जुड़े हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं, जो ऋषि शंकर मिश्रा जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस सरकार के कट्टर आलोचक भी हैं। मेरे साथ इसके अलावा जुड़े हुए हैं जैनेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य प्रवक्ता हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, और
मेरे साथ जल्द ही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ जो है रमनीश वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत मैं ऋषि शंकर मिश्रा आपसे करता हूं। समाजवादी पार्टी जब तक जुड़ेगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, काशी का संदेश तो बड़ा स्पष्ट था, काशी का संदेश क्या पढ़ पा रहा है देश? मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार तानाशाह कहता है, लेकिन काशी में देखिए, एक तानाशाह के लिए ऐसा प्यार नहीं होता। प्यार ऐसा तब होता है, लोग आरती उतार रहे थे, मैं देख रहा था एक दृश्य, प्रधानमंत्री नीचे अपनी गाड़ी में थे, ऊपर एक महिला जो है ऊपर खड़ी थी अपनी घर की छत पर, और वहां से वो आरती लेकर आरती उतार रही थी। ऐसा तानाशाह नहीं होता, ऐसा नेता वो होता है जो लोगों के दिलों में बस चुका होता है। पूरी काशी बम बम थी और विपक्ष अपने उसी राग को लेकर बार बार नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में मतभिन्नता होती है और राजनीति में खासकर चुनावी मौसम में एक दूसरे पे इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, बीजेपी की तरफ से भी जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं उनके लिए तरह तरह के उपमा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री बनारस से सांसद हैं और उस बनारस से सांसद हैं जिस बनारस ने देश को प्रधानमंत्री दिया है, तो स्वाभाविक है इस प्रकार का उल्लास, जोश और जो भीड़ प्रधानमंत्री के सपोर्ट में उमड़ा है, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि अब संसदीय क्षेत्र के वो सांसद हैं, उस क्षेत्र ने देश को प्रधानमंत्री दिया है। मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो सांसद नहीं थे, और बाई इलेक्शन में जब नरसिम्हा राव चुन के आए तो करीब 5.5 लाख के बड़े मार्जिन से चुनाव जीत के आए। तो प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का, देखिए, कोई छोटा मोटा पद नहीं है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होना, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो उनको इस प्रकार का प्यार मिलता है, उनको इस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है, ये नेचुरली है। इसका हम स्वागत करते हैं और ये समझ से पड़े। और देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, उनका काम है आलोचना करना, आलोचना करेंगे, लेकिन कुछ बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आप इस बात से सहमत होंगे। बनारस में जिस प्रकार से बनारस के जो शहरी एरिया का विकास हुआ है, यदि आप अशोक जी बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो उस प्रकार का विकास देखने को नहीं मिलेगा। मैं अब तथ्यों के साथ कह रहा हूं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने 4-5 गांवों को गोद लिया था, इसमें ककरैया है, जयापुर है, नागेपुर है, परमपुर है, पूरे बरियारपुर है, पूरे गांव है और पुरौआ है। इन तमाम क्षेत्रों में यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, कल आप अपने बनारस के लोकल जो जब पत्रकार होंगे, संवाददाता होंगे, उनसे आप रिपोर्ट ले लेंगे। इन क्षेत्रों में आज भी पीने की पानी की समस्या है, आज भी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री जिस संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हो, वहां से चुने जाते हो, और 2-2 बार बनारस की जनता ने अपार प्यार और समर्थन दिया वहां, और जिस गांवों को प्रधानमंत्री ने गोद लिया वहां का हालात देख लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि कोई काम नहीं हुआ, उन गांवों में काम हुए हैं, लेकिन जिस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, वहां अभी भी 10 साल के सरकार के बाद, 10 साल लगातार सांसद चुने होने के बाद पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शहरी एरिया में जितना विकास हुआ है उतना ग्रामीण एरिया में नहीं हुआ। ठीक है, एक बात और करके खत्म कर दूं। हाँ। मैं शुरू से कहता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि विरोध करने का मतलब साफ विरोध करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं ग्राउंड जीरो पे हूं। लेकिन भाजपा के जो तमाम सांसद हैं, तमाम जो 2 बार 3 बार से सांसद, उनके विरुद्ध जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है, और इसका नुकसान आपको 4 तारीख को आपको जब रिजल्ट आएंगे, अशोक जी जरूर आप मुझे बुलाइएगा, मैं क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज मैं आपको बताने में सक्षम रहूंगा कि किस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी कार बीजेपी की सीट घटी है। ठीक है, 4 तारीख तक तो इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा और आप इस तरह से जो है एक्सट्रीम में नहीं जाते, लेकिन देश में ऐसे
कुकुर मुत्ते की तरह जो राजनीतिक विश्लेषक कुकुर मुत्ते की तरह सेफोलॉजिस्ट हैं, जो हर चुनाव में उभर के आते हैं। चुनाव के बीच में वो कभी जो है वो सीए के विरोधी बन जाते हैं, चुनाव के बीच में कभी किसान नेता बन जाते हैं, कभी विपक्ष के लिए जो है पिच बनाने वाले बन जाते हैं। ऐसे कुकुर मुत्ते जो हैं वो एक बार फिर से जो है कुकुर मुत्ते उगाए और वो राजनीतिक भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि बीजेपी 230 पे सिमट जाएगी और बीजेपी, तो ऐसे राजनीतिक उनकी मैं बात नहीं करता। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियों के अपने दावे होते हैं। अमित शाह तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा वो कह रहे हैं 360 में 270 सीटें मिल रही हैं, तो हो सकता है वो भी अमित शाह भी जो है जाहिर तौर से एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। लेकिन मैं एक बात कह के आपने जो सवाल आपने जो उठाए, मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा सिर्फ एक बात कहकर। मुझे नहीं मालूम आपको या मेरे दर्शकों को कितनी जानकारी है, लेकिन मैं खुद, मेरा मूल जो है मैं बनारस का रहने वाला हूं, वाराणसी काशी का रहने वाला हूं, और काशी के बाबतपुर जो हवाई अड्डा है वहां से दूर करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव में मेरा जो मूल स्थान है वो गांव है, वो छोटा सा गांव है काशी का। और अगर कोई मुझे ये आज कहता है कि काशी में गांव तक विकास नहीं पहुंचा, तो आपने जो 3-4 स्पेसिफिक गांव लिए, मैं किसी की स्पेसिफिक बात नहीं करता, लेकिन अगर ओवरऑल आप मैं कहेंगे तो मैं इसको पूरी तरह से मैं मानता हूं ये पूरी तरह से एक बायस्ड वर्जन है। क्यों बायस्ड वर्जन है? मैंने अपने गांव के अंदर सोलर लाइट लगते देखी है, मैंने अपने गांव के अंदर चौड़ी सड़कें देखी हैं। मैं नहीं कहता कि वहां पर जो है मेट्रो दौड़ने लगी, वहां पे बसें आ रही हैं, लेकिन उस गांव में जहां पर की बिजली नहीं होती थी, आज वहां सोलर लाइट जगमगा रही हैं, आज वहां सड़कें चमचमा रही हैं। काशी में बाबतपुर हवाई अड्डे से वो बता रहा हूं 20-25 किलोमीटर दूर। तो इसलिए मैं ये मानने के लिए कतई तैयार हूं, जो मेरी आंखों देखी है। मुझे किसी रिपोर्टर से वाराणसी का नहीं पूछना, क्योंकि मैं खुद वहां का हूं, मैं जानता हूं वाराणसी में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि इन गांव में पानी नहीं है, शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, एक चीज तो सर मैं कहना चाहूंगा आपको, आप योगेंद्र यादव को इस तरह से नहीं कह सकते। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो कुकुर मुत्ते। नहीं, देखिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसे पिच बनाने वाले तो बहुत हैं इस देश में। ऋषि शंकर मिश्रा जी क्या कम है, आप इनका ही नाम ले लेते है कि नहीं? इस तरह से ऐसे इतने बड़े महान व्यक्ति का अपमान करना उचित नहीं। खैर, अब हमारे ऋषि मिश्रा जी ने पानी से शुरू किया तो पानी से ही शुरू कर देते हैं। इन्होंने कहा कि अरे गांव में पानी नहीं है वाराणसी में। भैया, वाराणसी में जिस पानी की आप बात करते हो, वहां पर जिस तरीके से इस देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में और वाराणसी में काम हुआ है, 28,95,361 नल से जल के कनेक्शंस गए हैं इस उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीजें हुई हैं, 58% जो जगहें हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली हर जगह नल लगाने का काम इस सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया था। और एक और चीज है, नहीं है ऐसे काम नहीं होता भाई, सुन लीजिए अभी। इसके अलावा जो है 12,240 हाउस होल्ड वाटर कनेक्शन इसी सरकार, प्लीज बीच में ऋषि जी एक मिनट, अभी रुक जाइए। इस देश में एक मिनट शिवम जी, इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको मैंने बिना किसी रोक टोक के बोलने दिया, बताने दिया। अब इनको भी अपनी बात बोलने दीजिए, इनको भी अपनी बात बोलने दीजिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है, जब भाजपा प्रवक्ताओं को बोलने से आप लोग रोकते हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता आप लोग सरकार में आ गए तो फिर क्या होगा? फिर तो आप बेचारे बीजेपी प्रवक्ताओं को कहीं बोलने नहीं देंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना, उनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। थैंक यू। सिर्फ अगर मैं वाराणसी सिटी एरिया की ही बात करूं तो वहां पर 1,22,224 हाउस होल्ड वाटर कनेक्शंस लगे हैं सिर्फ वाराणसी में। और ऋषि मिश्रा जी कहते हैं नहीं वो पानी नहीं मिला। अगर नरेंद्र मोदी जी का 5 साल का अभी काम कर बताने के लिए मैं यहां पर बैठ जाऊं और मोटा मोटा अगर आपको बताना शुरू कर दूं, तो इस देश में कोई दूसरा ऐसा सांसद आपको मिलेगा ही नहीं जिसके एरिया में इतना काम हुआ हो। और मैं थोड़ा सा एग्जांपल उसके उस पर देना भी चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय में जो छोटा छोटा काम है उसका बता देता हूं। बनस डेयरी संकल्प प्रोजेक्ट किया, उसमें उस प्रोजेक्ट के तहत अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जो है 50,000 लीटर दूध जो है डेली उसको प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा नमामि गंगे में प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं और वहां पर 2026 तक 22,500 करोड़ की लागत से जो है चीजें क्लीन करने की बेहतर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमने बनाया जिसमें अप्रोक्सीमेटली 339 करोड़ रुपए लगे और इसके अलावा और 300 प्रॉपर्टीज आसपास इसके अलावा हम बिल्ड कर रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, वाराणसी रिंग रोड में एक 70 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे हमने बनाया, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1,890 करोड़ रुपए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगर हम बात करें 3,63,923 राशन कार्ड होल्डर्स को जो है ये फायदा मिला। इसके अलावा अगर आवास योजना की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 36,108
हाउस होल्ड बने। इसके अलावा अगर मैं ग्रामीण में बात करूं, ये सिर्फ शहरी थे, ग्रामीण में भी 12,106 फैमिलीज को जो है घर मिले। अगर मैं महिलाओं की खासतौर पर बात करूं, 14,212 महिलाएं हैं जिनको परमानेंट ट्रेनिंग जो है ये सरकार दे रही है सेल्फ हेल्प के लिए। 674 महिलाएं हैं जो फ्लावर फार्मिंग से बेनिफिट हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डायरेक्ट स्कीम है, और ये सिर्फ और सिर्फ काशी की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर आ जाते हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत 1,144 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1,83,235 बेनिफिशियरीज के नाम। अगर जनधन योजना की बात करूं तो 11,043 करोड़। अगर मैं स्वनिधि योजना की बात करूं, विश्वकर्मा की बात करूं, और सुनिए ये बहुत सारा पेपर और डेटा रखा हुआ है। मैं शिवम उसी पर आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, सुनिए, एक मिनट रुकिए। ऋषि शंकर मिश्रा और शिवम त्यागी दोनों सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री के वाराणसी में उनके संसदीय क्षेत्र में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे लगता है ये मुद्दा है नहीं, बिल्कुल मुद्दा नहीं है। वो आप कहेंगे इधर पानी नहीं पहुंचा, वो कहेंगे वो अपनी योजनाओं की स्कीम के नाम, मेरा ये मुद्दा है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं अगर काम नहीं हुआ तो विपक्ष लड़ रहे हैं ना मिलकर, वो देख रहे हैं। एक मिनट शिवम जी, मैं तो आज मैं कोई राजनीतिक भविष्यवाणी कभी नहीं करता कि फलाना पार्टी जीतेगी, लेकिन एक भविष्यवाणी आज मैं कर रहा हूं दो टूक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4,70,000 पिछली बार जो जीते थे उससे ज्यादा बड़े मार्जिन से इस बार वाराणसी से जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष वहां लड़ाई में नहीं है। ये राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं है, जमीनी हकीकत में आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ये डिबेट मुझे लगता है हम वाराणसी पे करें, वाराणसी में कौन जीतेगा। एक मिनट रुकिए एक मिनट, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा तो ये है वाराणसी का जो संदेश है वो पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में क्या जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो अभी चल रहा है, बीच चुनाव है। इसलिए मैं इस पे वाराणसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं लगता। ऋषि शंकर मिश्रा ने इसमें कुछ बातें कही, आपको मैंने रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया, लेकिन मुझे डेटा में जाना ही नहीं। 2 मिनट आ रहा हूं। प्रधानमंत्री की एक सांसद की जो क्वालिटी होती है, और यूं कहिए उसके ऊपर जो एक्सेप्टेंस की बात होती है, वो वोट बता देती है कि किसको कितने वोट मिले, जनता तय कर देती है। काम के आधार पर ही वोट मिलते हैं। खैर, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बनारस में जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ, उसके बाद मैसेजिंग की जहां तक बात है, विषय बहुत साफ है। प्लीज ऋषि जी बीच में नहीं बोलना। एक मिनट सुन लेता है, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं ऋषि शंकर? अशोक जी, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने बनारस में बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन हमारे जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, मैंने जिन 4 गांवों का नाम लिया, ये 7 गांव का नाम मेरी बात सुनिए। ऋषि शंकर मिश्रा सुनिए। मेरी बात मैं फिर कह रहा हूं, आप 4 गांव हो सकता है, 5 गांव हो सकता है, 6 गांव, मैं फिर कह रहा हूं मेरा ये मुद्दा नहीं है। सुनिए मेरी बात, नहीं ऋषि शंकर मिश्रा सुनिए। मैं दिल्ली में कहता हूं, आप कहें दिल्ली बहुत बढ़िया है, दिल्ली में सब जगह पानी नहीं आता, ठीक है, आप कहें और ये मेरे लिए डिबेट का मुद्दा ही नहीं है कि 4 गांव मैं कह रहा हूं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर सांसद की, हर प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं 4 नहीं, मैं 40 गांव निकाल सकता हूं जहां पानी नहीं आता, मैं 400 गांव निकाल सकता हूं जहां सड़कें नहीं। ये मेरा मुद्दा है ही नहीं। आप 4 गांव पे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं आप उन 4 गांव में जाइए और जाकर आप वहां पर जाइए और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रचार कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उनको पानी की दिक्कत है क्या। लेकिन सुनिए मेरी बात, क्योंकि आप डिबेट को जो जिस दिशा में ले जा रहे हैं, मेरे लिए वो मुद्दा ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, अगर 4 गांव ऐसे हैं उसके दम पर आप देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो डिबेट को इतने छोटे लेवल पे मत लाइए कि भाई 4 गांव में पानी नहीं पहुंचा तो इसका मतलब बनारस में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, बनारस को मैं बचपन से देख रहा हूं, जिस बनारस के अंदर चढ़ने की सड़क के जगह नहीं होती थी, जिस बनारस में बाबरपुर हवाई अड्डे से एयरपोर्ट जाने में 2 घंटे लगते थे, आज वहां 25 मिनट में आदमी सट से पहुंचता है। तो बनारस के डेवलपमेंट पे कृपया मतलब कि निटी ग्रिटी पे मुझसे डिबेट ना करें। आप ओवरऑल डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बनारस में डिबेट करके आप इस डिबेट को बहकाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है ना बनारस के लोग मानेंगे, ना बनारसी मानेंगे, ना मैं यहां मानूंगा, क्योंकि मैं भी बनारसी हूं। लेकिन ऋषि शंकर जल्दी से रुकिए, मैसेजिंग की जो बात है, मैं 10 सेकंड में बस उसे ये कहकर समाप्त कर देना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो रहा और जिस तरीके से आपने बात की कि लोग थाली लेकर अग्नि डालकर उसमें पूजा कर रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री की थाली चारों तरफ घुमा के, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर अपने लोगों के बीच में थे। इस देश छोड़िए, दुनिया में आज के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता कोई नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को
पूरे तरीके से मैं कन्विंस्ड हूं, प्रवक्ता हो सकता हूं, लेकिन अप्रूवल रेटिंग से लेकर हर एक जगह जब आम जनमानस से इस तरीके का कनेक्ट हो जाए, कोई बहन है तो वो भाई नरेंद्र मोदी जी को मानती है, कोई माँ है तो बेटा वो उनको मानती है, कोई बुजुर्ग है तो वो बेटा वो उनको मानते हैं, जिस तरीके का सम्मान उनको मिलता है इस देश में किसी और नेता को नहीं मिला, ना मिल रहा है। ये रियलिटी है। आप खूब चिल्लाते रहिए, खूब कुछ करते रहिए, और ये बात लगातार अप्रूवल रेटिंग से लेकर दुनिया की एजेंसी से लेकर वोट तक में दिखाई देती है। 2 सेकंड दीजिएगा, 2 सेकंड प्लीज। अशोक सर बीच में भी बोल ही लेते हैं। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, मुझे भुवन भास्कर जोशी के पास जाना है। आपकी कुछ कसर रह गई हो, 2-4 गांव गिनवाने, गिनवाइए, चलिए। नहीं, मैंने वो गांव नहीं गिनवाए हैं, वो गांव गिनवाए हैं जिसको प्रधानमंत्री ने गोद लिया था। अरे मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए, फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। पूर्वांचल में यदि आप देखें, नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यदि 2020 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड देखे तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बीजेपी फिसटी साबित हुई है, वो पूर्वांचल में ही हुई है। पूर्वांचल में बीजेपी के जो सीट है लास्ट के 6 फेज 7 फेज के, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जो लास्ट फेज में चुनाव हुए थे पूर्वांचल में, वहां बीजेपी को विधानसभा में कितनी सीटें आई थी। तो इस बात को मानना होगा, हकीकत पूर्वांचल में बीजेपी उतने मजबूत नहीं है जितना पश्चिमी यूपी में है, ठीक है, आप अवध में है। तो मतलब आप कह रहे हैं पूर्वांचल में बीजेपी मजबूत है। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर, छोटा सा एक मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और मेरे साथ जैनेन्द्र प्रताप सिंह, उनके पास भी आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, इंडीज का चटनी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, Isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH
तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम काशी की बात कर रहे हैं। बम बम बोल रही है काशी, और काशी का संदेश क्या पढ़ पा रहा है देश, क्योंकि काशी ने कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उसका इस चुनाव पर क्या असर देखते हैं। 4 चरण का चुनाव हालांकि हो चुका है, लेकिन अभी भी 3 चरण का चुनाव बाकी। 163 लोकसभा सीटों पर पोलिंग होनी बाकी है। मेरे साथ आज की डिबेट में शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, ऋषि शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और सरकार के विरोधी हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जैनेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, और अमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और जैनन जी जो बात ऋषि शंकर मिश्र ने कही थी, मैं आप उसका जवाब लूंगा, क्योंकि बीजेपी वो और आप पूरे एनडीए को वो जो है पूर्वांचल में कमज़ोर बता रहे हैं। लेकिन मेरे एक दर्शक ने ट्वीट किया, तो मैं ये ट्वीट भी पढ़ देता हूं। मेरे एक दर्शक हैं, लेखक हैं वो प्रकाश महेश्वरी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा, वाराणसी में मोदी जी के रोड शो पर टिप्पणी कर रहे ऋषि जी से पूछिए कि अगर प्रधानमंत्री हर बार जीत जाता है तो 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्यों हारी। मोदी जी ने 10 वर्षों में वाराणसी में जो विकास काम किया है, क्या नेहरू जी ने फूलपुर में, इंदिरा सोनिया जी ने रायबरेली में, राहुल जी ने अमेठी में ऐसा क्यों नहीं किया। बहरहाल ये एक रिएक्शन था। लेकिन जल्दी से जैनेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्वांचल में ऋषि शंकर मिश्रा कह रहे हैं कि आप लोगों की स्थिति खराब है, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे तो यही कहते हैं। देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का पूर्वांचल में एक गढ़ रहा है, और जितना भी वोटर है वो सब एनडीए के साथ ही है, हमारे साथ है और एनडीए के साथ है। एक 2017 में जब हम भाजपा के साथ थे तो लगभग पूर्वांचल की लगभग 90% सीटें भाजपा के खाते में आई थी, और जब 2022 में हमारी पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अलग होकर चुनाव लड़े थे, तो वो सारी लगभग 45% सीटें भाजपा के पास गई थी और 55% सीटें सपा के पास गई थी। मैं उनमें से अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पे 43 सीटें थी, 5 जिले, वहां पे केवल 7 सीटें भाजपा को गई थी। लेकिन कुछ गलतफहमियां थी जिसकी वजह से हम अलग हुए थे, वो गलतफहमियां दूर हुई और हम फिर से एक साथ आए, क्योंकि भाजपा हमारी नैसर्गिक सहयोगी है। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो कार्य किए हैं, उसमें सभी को पता है कि जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो रूरल के लिए हो, चाहे वो अर्बन के लिए हो, हर घर जल, हर घर नल, तो ये तो सभी को पता है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उनकी योजना से जो लाभ पाने वाला है ना, उसको ये ऋषि जी या माननीय योगेंद्र यादव जी जैसे जो कुछ चीजों के लिए धरने पे बैठ जाते हैं, यहाँ वहां कहते हैं, उन्हें उन गरीबों की चीजें नजर नहीं आती हैं कि उन्हें अगर अपनी जिंदगी में पानी भी नसीब होता है। मैं एक गांव का नाम जो इन्होंने बताया था ऋषि भाई ने, जयापुर गांव, इन्होंने जयापुर गांव जाके देखा ही नहीं, इन्होंने अखबारों में पढ़ लिया है। भैया वहां पे एक टंकी लगी हुई है, देखिएगा, उससे पहले टंकी नहीं थी। जयापुर वो सबसे पहला गांव था जो प्रधानमंत्री जी ने लिया था गोद। ठीक, दूसरी चीज, वहां पे 3/4 योजनाएं चालू हो चुकी हैं, केवल 1/4 बची हुई हैं। ये जो आपकी खबरें हैं ये 2019 की हैं, दरअसल ये 2019 की कतरन उठा के ले आए हैं। लेकिन बाकी गांव में भी समग्र रूप से अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की धारा है वो पहुंच रही है। वहां पे चाहे आप घर हो तो घर के अंदर एक सुविधा होती है कि वहां पे कनेक्शन गैस का भी होगा, पानी का भी होगा, बिजली का भी होगा। तो ऐसे आवास जो 3,96,00,000 बटे हैं, तो आप ये मानिए कि पानी भी मिल गया, बिजली भी मिल गई, गैस कनेक्शन भी मिल गया, मकान भी मिल गया। इसके अलावा चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, तो ये वो समाजवादी पार्टी की तरफ पिछड़ा वर्ग की बात करती जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी की तरह आरक्षण को दरकिनार करके एक ही जाति से सभी पदों को भरा जा रहा है। नहीं, यहाँ पे सभी जो पिछड़े हैं सभी को बराबर आनुपातिक एक भागीदारी मिल रही है। जैनेंद्र जी, अभी यूपी में 41 सीटों पर पोलिंग होनी बाकी है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर जब आप कह रहे हैं कि आप लोगों का गठबंधन हो गया है और गठबंधन मजबूत है, कितनी सीटों का प्रेडिक्शन आप करते हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर जाता है। कितनी सीटों पर आप उम्मीद कर रहे हैं एनडीए? देखिए, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 और पूरे देश के अंदर अब की बात 400 पार का नारा लेके 80 में से 80 जनता चल रही है, जनता चल रही है। यानी आप कन्नौज में भी हरवा रहे हैं अखिलेश यादव जी को?
नहीं, अखिलेश राहुल जी को यहाँ भी भूल गए आप। राहुल जी देखिए राहुल जी को रायबरेली पहले एमपी थे, फिर एमएलए बने। इस बार वो एमएलए भी नहीं रह पाएंगे। उन्हें राज्यसभा के माध्यम से या एमएलसी के माध्यम से ही सीट मिलेगी। तो आप देखिए अखिलेश जी का कैसे डिग्रेडेशन हुआ है समय के साथ। और सबसे रुकिएगा ऋषि जी, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी भी मत लीजिए। भुवन भास्कर जोशी बैठे, उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। नहीं, 10 सेकंड और दूंगा कि बोलिए कैसे उन्होंने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वही एक बार दर्शकों को भी याद दिलवा देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनके परिवार के अलावा शायद यादव कोई और रहता ही नहीं है। यादव अपने ही परिवार में 5 लोगों को टिकट दे दिया, बाकी किसी यादव को टिकट ही नहीं दिया है। ओके प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, उत्तर प्रदेश में वो तो कह रहे हैं 80 से 80 सीटें। हालांकि मैं तो मानता हूं कि भाई ठीक है 80 से 80 सीटें नहीं होती, क्योंकि इस तरह का क्लीन स्वीप हमने कई प्रदेशों में देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे तो मुश्किल लगता है। लेकिन क्या कहेंगे आप, उत्तर प्रदेश में काशी ने तो कुछ जो संदेश दिया था, उससे तो यूपी में कम से कम लग रहा है कि एक हवा तो है, लहर तो है। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहूंगा जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। 10 साल के बाद वो गंगा पूछने का काम कर रही है कि हम गंगा साफ हुई कि नहीं हुई। नमामि गंगे भ्रष्टाचार की योजना बन गई। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहने का काम करा, बताने का काम करा। दूसरा विषय, वो लड़की जो बीएचयू के जिसका रेप हुआ था, और रेप करने वाले बनारस के ही भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता थे। वो माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है कि आप मेरे रेप को नहीं बचा पाए, आपके क्षेत्र में भी मैं सुरक्षित नहीं रही। वो बेटी पूछने का काम कर रही है। और बात हुई थी क्योटो बनाने की। आज बनारस के लोग पूछ रहे हैं वो क्योटो हमें कब मिलेगा। वो क्योटो ही रह गया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जब वहां पर्चा भर रहे थे तो वो क्योटो को सपना दिखाया गया था। वो क्योटो को देखने को आप, हम और बहुत सारे हमारे साथी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो चाहते कि क्योटो बन जाता, लेकिन 10 साल में वो क्योटो नहीं बन पाया। अभी मैं बहुत सुंदर अपनी बात सुन पा रहा था राजभर पार्टी के प्रवक्ता साथी को, जो पूर्वांचल में अपना गुणगान करते हुए थम नहीं पा रहे थे। मैंने देखा है घोषी में किस प्रकार माननीय योगी जी कप्तान थे, उप कप्तान थे ओम प्रकाश राजभर जी, फ्रंट में खेल रहे थे, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। सर रुकिए, जयन जी रुकिए, उनकी बात पूरी होनी चाहिए। हाँ जी, कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। बोलिए, मैंने उनको, उन्होंने उंगली उठाई थी, बोल नहीं रहे थे, मैंने उनको संकेत दिया मैं आऊंगा। हाँ बोलिए आप। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों का ठेका हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने ले रखा था। और किस प्रकार इसी समाजवादी पार्टी ने 40,000 से हरा कर माननीय योगी जी को और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब देने का काम करा था। और इनको 4 तारीख को मुझे भी बुलाइएगा, ज्ञानंद भाई हमारे छोटे भाई है, इनको भी बुलवाइएगा। मैं पूछूंगा अरुण राजभर जी का क्या हुआ, इनके एक कैंडिडेट खड़े हैं, उनका क्या स्थिति होती है, चुनाव के बाद मिलते हैं। मैं आपको आदरणीय अशोक जी बहुत सम्मान करते हुए बताना चाहता हूँ, गाजियाबाद बागपत होते हुए, मैनपुरी कन्नौज होते हुए, और आज मैं आपकी डिबेट को आजमगढ़ से कर रहा हूँ। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, 4 तारीख को जब आप मुझे बुलाएंगे, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से को जनता स्वयं लड़ने का काम कर रही है, क्योंकि 10 साल से मैं बोलूंगा नहीं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन 4 में 11 बजे के बाद तो आपकी पार्टी प्रवक्ता देना बंद कर देगी। हारते ही तो आप फिर आते ही नहीं टीवी पे। एक मिनट कोई नहीं वो। आपका दावा क्या है, आपका दावा क्या 4 के बाद क्या? मैं उसी बात पा रहा हूँ मैं क्योंकि ये मेरी 5वीं लोकसभा क्षेत्र है जहां से बैठ के मैं आपकी डिबेट कर रहा हूँ, आजमगढ़ में मैं आज। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से करना पाता हूँ। जो माननीय मोदी जी ने जो वादे करे थे, वो वादे बाद में अमित शाह जी ने कह दिया जुमले हो गए, और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। इन सब बातों का जवाब 4 तारीख को महसूल मिलेगा। तो कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें आपका गठबंधन ले लेगा? जैसा हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने आज अपने बयान में कहा है, केवल क्यूटो ये लोग जीत रहे हैं, क्यूटो ये जीत रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव में समय है, हम लोग उसमें मेहनत कर देंगे। अगर मेहनत करेंगे तो क्यूटो भी हम जीत जाएंगे। क्यूटो अभी तक ये आगे चल रहे हैं, यानी आप क्यूटो को छोड़कर यानी 79 सीटें जीत रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में। जी 79। वैसे आपने, चलिए एक बात इससे एक मैं रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात छोटी सी कह रहा हूँ कि सर मैं चाहता हूँ
प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं। मैं चाहता हूं मेरी डिबेट में बने रहिए, आप लगातार आते रहिए, क्योंकि मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश विधानसभा जब चुनाव थे तो आपके एजाज खान साहब प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने मेरे शो में ये बोला था कि मैं लिख कर दे रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। गोरखपुर में इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हार रहे हैं। उसके बाद से मैंने कहा कि मैं जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आएंगे तो आपका ये मैं बाइट संभाल के रख रहा हूं। उन्होंने कहा संभाल के रखिए, उस दिन मैं आऊंगा। लेकिन उसके बाद एजाज खान ने मेरे शो में ही आना बंद कर दिया, क्योंकि मैं उनकी बाइट अभी तक संभाल के बैठा हूं, जिस दिन आएंगे तो चलाऊंगा वो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी मेरे शो में आते रहें, ऐसा ना हो आप 79 सीटें कह रहे हैं, मैं आपकी उसके बाद 4 तारीख को वो आपकी मैं क्लिप चलाऊं, उसके बाद आप भी मेरे शो में आना बंद करें, तो ऐसा मत कीजिएगा सर, हमारा संबंध बना रहना चाहिए। शिवम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। भुवन जी, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं आदरणीय अशोक जी से, मेरा ये निवेदन है कि ये इस तरह की प्रोमिसेस जो हैं कि भाई मैं राजनीति छोड़ दूंगा या मैं टीवी पर आना छोड़ दूंगा, ये विपक्ष के प्रवक्ताओं से मत लिया कीजिए। एक तो क्या होता है कि मैं बिना लिए उन्होंने दे दिया था। एक तो क्या होता है कि हर सुबह उठ के जैसे ही अपनी पार्टी के बारे में उठते हैं, पता करते हैं, उनका मोटो देखते हैं, शाम तक आते आते तो भाजपा में आ जाते हैं। जो बचे हुए हैं उनको आप चैलेंज लेके खत्म कर देंगे, तो फिर मुझे लग रहा है राष्ट्रीय विमर्श रह ही नहीं जाने वाला, जितने हैं उतने रहे बेहतर है। और दूसरा एक विषय और भी साफ है, जहां तक इन्होंने कहा कि हम 79 जीत रहे हैं, कांग्रेस को 17 सीटें मेरा ख्याल इन्होंने दी हैं। भाई कांग्रेस के तो 17 प्रधान नहीं जीत सकते उत्तर प्रदेश में, तो 17 तो बाय डिफॉल्ट ही माइनस कर लो आप वहां से। कहते नहीं नहीं वो जीत जाएंगे। एक विषय साफ है, मतलब हम 6 जिलों से गुजर कर आए हैं और हमने पूछा है, अगर 6 जिलों से गुजर कर आप आजमगढ़ पहुंचे भी हो तो 6 के 6 जिलों में आप समाजवादी के कार्यकर्ताओं से ही मिले होंगे। अब जितने भी कार्यकर्ता है वो भुवन जोशी को ये तो कहेंगे नहीं कि हम हार रहे हैं। विषय साफ है, जनता का मूड अगर आज भी नहीं पहचान पा रहे हैं, आज भी नहीं जान पा रहे हैं, आज भी नहीं देख पा रहे हैं, माफ कीजिए अखिलेश यादव जी को ऐसे प्रवक्ताओं से बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। एक अनुराग भदौरिया जी, हमारे भुवन जी, ये जाते कान में कह देते हैं सर 80 में से 80 आ रही है, वो उसी को लेकर एजेंडा लड़ते हैं, जब चुनाव में रिजल्ट आता है तो उल्टा पुल्टा। लेकिन आपके भी तो गृह मंत्री कह रहे हैं 360 में से 270 सीटें आ रही हैं, वो भी तो इस तरह लिखित है सर, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लिखित है, आप लिख के रखिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा राजनीति छोड़ दूंगा, अच्छा लेकिन लिखित है। ठीक है, ओके। भुवन भास्कर जोशी जल्दी से 30 सेकंड, उसके बाद जैनन जी और उसके बाद रमनीश्वर जी। भुवन भास्कर जोशी बोलिए। देखिए जो लोग राजनीति में पुराने हैं उन्होंने दौर देखा है आदरणीय इंदिरा गांधी का, इंडिया इज इंदिरा कहा था, उन्होंने दौर देखा है इंडिया साइनिंग का, अटल बिहारी वाजपेयी का हम लोगों ने दौर देखा है। क्या हश्र हुआ दोनों का बताने की आवश्यकता नहीं। इस देश की 140 करोड़ जनता वो तय करती है कि कौन नेता बनेगा। सर वो तो ठीक है, ये सर वो तो ठीक है, मैं तो दोनों के दावों पे सवाल उठा रहा हूं। वो 80 के 80 कह रहे हैं, आप 79 कह रहे हैं, मैं तो दोनों के दावों पे सवाल उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि आप इस तरह के इस तरह की बातें कोई ना करे कि अगले मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं 4 तारीख को आ जाऊंगा, 4 तारीख को आपके शो में आऊंगा। तो ऐसी चीजें ना ही कहा करिए, क्योंकि बड़ी फजीहत होती है बाद में नेताओं की, प्रवक्ताओं की। बाद में मुंह छुपा के सही बात है, बाद में वो अपना फोन ऑफ करके उसके बाद नतीजे आते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं। उसके बाद महीनों भर एजाज खान साहब सोचिए, उत्तर प्रदेश के नतीजे आए थे, आज तक 2 टूक में पलट कर नहीं आए, क्योंकि उनको लगा कि क्या जवाब दूंगा अशोक श्रीवास्तव को। अशोक जी हम तो लगातार जुड़े रहते हैं आपसे, ये हमारा सौभाग्य है। आप हमारे बड़े भाई भी हैं, आपसे जुड़े रहते हैं। मैं तो चाहता हूं सर आप जुड़े रहे, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना कहा 79 सीटें आपने कह दी, इतने पे। हाँ आ रहा हूं जनन जी, 79 सीटें आपने 79 सीटें कह दी, बस यहीं तक रुकिएगा, बाकी तो 4 तारीख को आ जाएगा। इसके आगे मत कहिएगा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आपके शो में नहीं आऊंगा। जैनन जी बोलिए। अशोक जी, मैं भुवन भाई को पहले ही कई बार करेक्ट कर चुका हूं और इस बार भी करेक्ट कर देता हूं। देखिए हमारे जो प्रत्याशी हैं वो छड़ी निशान पर माननीय अरविंद राजभर जी घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, ये जहां तक इन्होंने बात की कि घोसी में हार हुई थी जो उपचुनाव हुआ था, तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं, उस समय भी मैंने बताया था। पहली चीज वहां पे वोटिंग कम हुई थी। दूसरी चीज, एक दारा सिंह चौहान जी थे, वो 1 साल पहले ही वहां दूसरी पार्टी के सिंबल पे लड़े थे और फिर 1 साल बाद दूसरी पार्टी के, तो जनता में कहीं ना कहीं कष्ट था। तीसरी चीज, वहां पे 5-6 साल के अंदर ये चौथा चुनाव था। 2017 में हुआ था, 20 में हुआ था, 22 में हुआ था और 23 में फिर होने लगा था। तो जनता कहीं ना कहीं रूठ थी। और चौथा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक साथ इन सभी चीजों को अपना नहीं पाए थे। पांचवा, कि जहां जनता बैठी हुई थी कि शाम को जाके करेंगे, क्योंकि गर्मी उस समय बहुत हो रही थी, 5 बजे वहां हो गई थी बारिश। ये आपको चीजें मुझे लगता है नहीं, सुनिए जैनन जी, 10 कारण बता सकता हूँ। चौथा, मैं एक और कारण बता सकता हूँ जहां मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है।
आपने आपके जो नेताजी थे उन अखिलेश यादव जी से हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने फोन पर लगभग 100 बार कहा होगा कि आप वहां एसी कमरे से बैठ के राजनीति मत कीजिए, कम से कम अपने भाई का चुनाव चलिए ओके रमनीश्वर ओके सुनिए नतीजे हमारे नेता प्रचार कर रहे थे। सुनिए सर मुझे लगता है अपने नेता ही नहीं आए। नहीं जैनेंद्र जी मेरा सिर्फ इतना कहना है उपचुनाव को लेकर के, पिछले चुनाव को लेकर मेरा तो मानना हर चुनाव अलग चुनाव होता है। पिछले चुनाव को लेकर कोई कहे ये हुआ था वो हुआ था, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव में अलग परिस्थितियां होती हैं और इस बार भी जो अलग परिस्थितियां वो पता चलेगा। लेकिन रमनीश्वर क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश और काशी ने तो जो संदेश दिया है, क्या संदेश है? संदेश साफ है, संदेश मुझे लगता है पूरे देश को दिख रहा है, लेकिन विपक्ष न देखना चाहता है न कभी देखा। क्योंकि जनता का जिस तरह का हम हुजूम देख रहे हैं, जनता का जो हम प्यार जो देख रहे हैं, जिस तरह का काशी में उमरा आज, इसकी बानगी हम सब ने देखी आज बनारस में। देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं जब, तो जीवन की तपिश में तपकर समय की आग में जलकर सोना बनकर निखरता है। मोदी पैदा कहाँ होते, मोदी तो बनना पड़ता है। उन्होंने मुझे लगता है कि जब गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे और तब से लेके अब तक उन्होंने जो दिखाया और इसकी बानगी हम विकास के रूप में हमने देखा। क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, उनकी नीतियों की बात करते हैं, नीति में आती है उनकी विकास की नीति। आज विकास की नीति पे यदि हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आए, बिजली, सड़क, पानी, आवास, स्वास्थ्य योजना, जिसका लाभ मिला जनता को, आज उसी का प्रतिफल हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आज आरती लेकर के लोग बाहर निकलते हैं और उन्हें देख आज पूरे देश को देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि हमने दो देखिए एक नेता जी मैं आ रहा हूं अशोक जी, एक नेता जिनको आज हमने देखा काशी में जब नॉमिनेशन करने गए थे तो पूरा उनका जो गठबंधन है, तमाम वो गठबंधन आज मौजूद था। एक वो नेता भी है राहुल गांधी जी, परिवार से शुरू और परिवार से खत्म। रॉबर्ट वाड्रा जी वहां पे दिखते हैं, प्रियंका गांधी जी दिखते हैं, उनकी मैया जी दिखती हैं वहां पे, सोनिया गांधी जी। उसके बाद आप बताइए कौन दिखते हैं? उनके साथ तो कोई विपक्ष का और साथी तो दिखा नहीं। ना वहां पे लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव थे, ना तो ममता बनर्जी थी, ना तो अखिलेश भैया थे, ना तो कोई और था, ना तो उदयनिधि स्टालिन वाले थे। सनातन को मिटाने वाले भी नेता नहीं थे वहां पर। लेकिन ये सारे के सारे नेता गायब क्यों हो गए? ठीक, फिर से बात आती है ये जितने आज का विपक्ष का जो नेता है, राहुल गांधी की बात करें, उनके विपक्ष के नेता, ये जो आज विपक्ष इंडिया अलायंस है, लटका हुआ है, झटका हुआ है, बिखरा हुआ है। आज बिखराव हम सब ने देखा। आज जब हम बात करते हैं, एक अहर्निश नेता नरेंद्र मोदी जी 123 रैलियां करते हैं, जनसभा करते हैं, 17 रोड शो करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 25 से ज्यादा टीवी इंटरव्यू उन्होंने दिए। राहुल गांधी कितने इंटरव्यू दिए आपने? बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, बात करते हैं आप उनसे आप टक्कर लेना चाहते हैं, उनसे आप रूबरू होना चाहते हैं। अरे आप मैं तो कहता हूं शिवम भाई बैठा है, इसी से आप ले लीजिए, एक सामान्य प्रवक्ता से आप यदि डिबेट कर लीजिए, मैं मान जाऊंगा। राहुल गांधी बात करते हैं आलू से सोना निकालने की। अरे कब तक जनता को ठगिएगा? कब तक? आप तेजस्वी यादव रैलियां करते हैं, उसके बाद फिर बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है उनको। आज विपक्ष का नेता सब के सब बैसाखी का सहारा ले रखा है, क्योंकि आपके पास नीतियां नहीं है। यदि आप विपक्ष में बने रहना चाहते हैं तो आपको मोदी से बेहतर आपको योजनाएं लानी पड़ेगी जनता के बीच में, तभी जाकर के आप यदि कहेंगे कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, सनातन को हम मिटा देंगे, इस तरह की योजना लेकर के आप मिट जाएंगे। ओके आपको जनता मिटा देगी। और आज आम जनता को, आज देखिए ना बिहार में हमने देखा, बिहार में किस तरह के तेजस्वी यादव, आप देखिए परिवार से शुरू, फिर से वहीं रोहिणी आचार्य का क्या योगदान है आप बताइए? उनसे ज्यादा योगदान मेरा है अशोक जी। रोहिणी आचार्य को सिंगापुर से बुलाया जाता है, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी आप बुला करके दे देते। देखा आपने तेजू भैया को, आपने देखा ना तेज प्रताप को, किस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ता को जलील किया जनसभा में, आम जनसभा वहां पे थी, धक्के मार के निकाल दिया।
ये करते हैं आम जनता के साथ, ये अपने सामान्य कार्यकर्ता के साथ। लालू यादव भी यही किया करते हैं, उनके बेटे भी यही करते थे। देखिए ये जो है आज बिखरा हुआ इसलिए है क्योंकि आम जनता के पास उसके पास मुद्दे नहीं है, वो मुद्दा विहीन, नीति विहीन है, नैतिकता उनमें बची नहीं है। चलिए मैं एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। सवाल यह कि विपक्ष का बिखराव तो जो है, जो रवनीश ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, प्रधानमंत्री का जब वहां पर काशी में जब पर्चा दाखिल करने गए एकजुटता दिखाई, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात जो रवनीश ने कही, एक मिनट मुझे एक ब्रेक लेना है। जो एक इंटरेस्टिंग बात की वो कही जब राहुल गांधी वहां पर्चा दाखिल करने गए तो अखिलेश यादव भी नहीं। मैं आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक के बाद। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। चलिए 2 टूक आप देख रहे हो और हम काशी को लेकर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जल्दी से 30 सेकंड में कुल मिलाकर देखिए, आप जो दावे कर रहे हैं वो अलग जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उत्तर प्रदेश की क्या है? देखिए, जितना मैं घूम पाया हूँ उतना मैं समझ पाया हूँ कि जो आप वैक्सीन जो लगी थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो निश्चित तौर पे जो आज उसका जो उस कंपनी ने कहा है कि उस वैक्सीन से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी, तो निश्चित तौर पे आज जनता भी उस वैक्सीन को लगाने को बिल्कुल 4 जून को जब परिणाम आएगा तो वो वैक्सीन सही जगह लगेगी और उसकी आवाज भी आपको सुनाई देगी। दूसरा विषय 6,986 करोड़ का जो घोटाला हुआ है आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने, वो भी आज जनता के बीच में है।
ये सारे जो वादे थे बाद में जुमले बने, जुमले के बाद अब नई गारंटी, अब जनता की जो मोहर लगेगी। सुनिए, हम आप क्या कहें, हम ज्योतिष तो आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। याद है 4 जून को रिवर गोमती रिवर फ्रंट घोटाला याद है? ओके शिवम त्यागी, सिर्फ 30 सेकंड में वैक्सीन लगेगी आपको, ये भुवन भास्कर जोशी कह रहे हैं। ठीक है, वो कहते रहे। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि उनको ये याद रहना चाहिए, सनद रहे कि कोविड की वैक्सीन लगाने से इंपॉर्टेंट नहीं होता आदमी। ये इन्होंने एक और कहानी बताई थी। मैं शुरुआत में बस एक चीज कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जनता के बीच में मेहनत करी है, पार्टी ने जिस तरीके से मेहनत करी है, आज गृह मंत्री जी ने कहा कि हम अभी तक बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। उसके लिए पूरे देश और भारतीय जनता पार्टी और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रही है, तय है, लेकिन हमें जैसा कि कहा गया 400 पार करनी है, और 400 पार करने के बाद बहुत सारे बड़े बड़े काम है जिनको आगे लेकर जाना है, चाहे वो पीओके का विषय हो, चाहे जिस तरीके से राज्यों में तमाम जगह तुष्टीकरण से जो है मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विषय हो, चाहे और बहुत सारे विषय हो। बहुत बड़े बड़े काम इस देश में बाकी हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, और 58 साल टू बी प्रिसाइज कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, वो अभी होना है। और उसके लिए हमें 400 सीटें चाहिए। हम जनता के बीच में है, और 4 जून को जब रिजल्ट के दिन बैठेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी प्रवक्ता ऐसे ही अवेलेबल होंगे, तो हम देखेंगे कौन किस। चलिए, 4 जून का तो इंतजार सबको रहेगा, और 4 जून पर सारे नतीजे आपको डीडी न्यूज पर मिलेंगे। लेकिन अभी जो है 163 लोकसभा सीटों का चुनाव बाकी है, उत्तर प्रदेश की 41 सीटों का चुनाव बाकी है। चुनाव अभी भी खुला हुआ है, तमाम पार्टियां अपने जो है दम दिखा रही हैं, लेकिन काशी का संदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है, और काशी का संदेश क्या पढ़ पा रहा है देश, ये बड़ा सवाल है। देखेंगे, इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।